Today we read chapter name बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 13.5। ठीक है। और बच्चों देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पर भी विजिबल हो रहा होगा। ठीक है ना। वही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बैलेंस। हम लोग बनाने से पहले सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है ना। एज ऑन 31st जो बनेगा हमारा बैंक रिकन्सिलेशन, वो कौन सी डेट को बन रहा है? वो बन रहा है हमारा एज ऑन 31st मार्च 2021 को ये हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन रहा है। ठीक है ना। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। ये होता है हमारा डिटेल्स, ये होता है अमाउंट, डिटेल का कॉलम, और ये होता है हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है ना। यहां पर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर। ये सब हम लोग जानते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिएगा, अब जो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या रहा है। सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है कि डेबिट बैलेंस। हम लोग जानते हैं बैलेंस, यहां पर लिखेंगे हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक का। बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या बैलेंस होता है? हम लोग जानते हैं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे इसका 12,000 रुपीज़, इसका टोटल जो अमाउंट है वो हम लोग इस साइड पर लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई? ठीक है ना। बहुत आसान है। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकल से समझाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का वर्किंग नोट होगा, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को एक अलग पेपर पे भी वो चीज़ को करके दिखाऊंगा। आप लोग चाहें तो मेरे साथ भी वो क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 रुपीज़, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस की ट्रांजेक्शन्स। देखिएगा, ये बोल रहा है कि चेक्स पेड इनटू द बैंक। जो चेक्स हैं वो पेड कर दिए हम लोगों ने 8,000 रुपीज़ के। ठीक है ना। हमने चेक जो पे कर दिए थे 8,000 रुपीज़ के, बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिएगा, ये हमारा कैश बुक का कॉलम, ये हमारा पासबुक का कॉलम। ठीक है। हमारे अकाउंट के अंदर सपोज करें कि हम लोग 10,000 रुपीज़ है। ठीक है ना। हमारे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज़ है। इसके अंदर से ये बोल रहा है कि कैश बुक के अंदर हमने सोचा कि हमारे बैंक के अंदर 8,000 रुपीज़ क्रेडिट हो चुके हैं। समझ में आई बात को? 8,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुके हैं, यानी कि मैंने अपनी कैश बुक के अंदर 8,000 रुपीज़ जमा कर लिए, बढ़ा दिए। लेकिन जब मैंने देखा ओनली 6,500 रुपीज़ के ही जो चेक्स थे वो सिर्फ जमा हुए। अब जब 6,500 रुपीज़ के जब ये चेक जमा हुए तो यहाँ का टोटल कितना होता है? यहाँ का टोटल होता है 16,500 और यहाँ का टोटल होता है 18,000।
अब मुझे यहाँ पर का बैलेंस, अब देखिए यहाँ का बैलेंस कम है और यहाँ का बैलेंस ज़्यादा हो गया 18,000 रुपीज़। अब जब यहाँ का बैलेंस ज़्यादा, यहाँ का बैलेंस कम है और यहाँ का बैलेंस ज़्यादा है, तो मुझे क्या पासबुक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पासबुक का बैलेंस होगा मुझे वहीं पर ही लेकर आना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा बैलेंस है मेरा कैश बुक के अंदर, 1,500 रुपीज़ मुझे कम करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा 16,500 रुपीज़ बैलेंस मेरा मैच हो जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,500 रुपीज़ मुझे लेस करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँगा, 1,500 रुपीज़ को मैं लेस कर दूंगा। तो क्या होगा कि चेक तो मैंने डिपॉजिट करवा दिया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। ठीक है ना, मैंने चेक तो डिपॉजिट करवा दिए लेकिन मेरे बैंक के अंदर वो क्लियर ही नहीं हुए हैं। ठीक है, ठीक है ना। और कितने रुपीज़ के वो चेक क्लियर नहीं हुए हैं, 1,500 रुपीज़ के जो चेक्स थे वो मेरे क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। सेकंड वाला जो स्टेप होगा वो क्या कह रहा है, सेकंड वाले ट्रांजेक्शन के अंदर, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्टेड बाय 200। वेरी गुड, देखिएगा वर्किंग नोट बनाइए मेरे साथ साथ। पासबुक, सपोज करें कि मेरे पासबुक और कैश बुक के अंदर 500 रुपीज़ हैं। कैश बुक का कॉलम अंडर कास्ट हो गया यानी कि कम हो गया। ठीक है ना, कैश बुक का कॉलम 200 रुपीज़ ही है, मैंने कम कर दिया। ठीक है ना, मेरे कैश बुक का कॉलम 300 रुपीज़ मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पर हो गया मेरा 300 और यहाँ पर मेरा हो गया 500। पासबुक मेरे लिए भगवान है, मतलब पासबुक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पासबुक का जो बैलेंस होगा मैं वहीं पर ही जाऊँगा। जब पासबुक का बैलेंस हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 रुपीज़ को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मैं पासबुक के जैसे ही बनूँगा। समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम of the cash book, of the cash book is undercasted, undercasted कितने रुपीज़ से, 200 रुपीज़ से मैं इसको अंडरकास्ट कर दूंगा, यानी कि मेरे लेस हो गया था अमाउंट जिसको मैंने लेस कर दिया था अपनी कैश बुक के अंदर, तो मैं इसको वापस से इसको ऐड कर दूंगा, तो 200 रुपीज़ मेरा ये यहाँ पर अमाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या है, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ट्रांजेक्शन, ऑन 29th जुलाई जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड, on June 29th June a customer deposited 3,000 directly into the bank but it was entered in the passbook only। वेरी गुड, देखिएगा कैश बुक और पासबुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक हम लोग जानते हैं कि कैश बुक के जो एक कस्टमर है मेरे, सॉरी, सबसे पहले हम देखेंगे ये 5,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट के अंदर है, 5,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट के अंदर है। देखिए जितना अमाउंट होता है उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट हम लोग लेके करते हैं। ठीक है ना, रेशियो बना लेना। ठीक है, जितने से सपोज करो 200 रुपीज़ है, 200 का अंदर आप लोग राउंड फिगर के अंदर 500 रुपीज़ ले लें। ठीक है ना, अगर आपका 300 रुपीज़ है या फिर 3,000 रुपीज़ है, आप राउंड फिगर के अंदर आप 5,000 रुपीज़ ले लें। ठीक है ना, तो इससे आप लोगों को आसानी रहेगी। देखिएगा कि एक कस्टमर है, उस कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए बैंक के अंदर, यानी कि बैंक का जो अमाउंट हो जाएगा वो कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 3,000 रुपीज़ बैंक कस्टमर ने मेरे अकाउंट के अंदर जमा करवा दिए। तो मेरे बैंक को डायरेक्टली बैंक के अंदर पासबुक के अंदर जमा हो गए। तो कितने रुपीज़ हो गए बैंक के ट्रांजेक्शन के अंदर, बैंक के अंदर कितने रुपीज़ हो गए, 8,000 रुपीज़ बैंक के अंदर हो गए। लेकिन इस चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं था। अब जब इस चीज़ का मुझे पता नहीं था, बैंक के अंदर 3,000 रुपीज़ ऐड कर दिए, तो मुझे पासबुक के जैसा ही करना पड़ेगा। अगर पासबुक के अंदर ऐड हो गए तो मुझे इसके अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज़ का इधर भी हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी ऐड साइड के अंदर मैं करूँगा, क्या करूँगा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है ना,
ना जमा तो हो गए लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, ठीक है ना। मेरे बैंक के अंदर तो जमा हो गए हैं लेकिन मैंने उसको वो मेरे पास कैश बुक के अंदर उसको मैंने एंट्री ही नहीं करी है। तो 3000 रुपीज़ के मैं इसको और ऐड कर दूंगा। देखिएगा अब 9200 वर issued of which 2200 वर presented फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई। इसको ध्यान से समझिएगा, बनाइए। ये हो गया हमारा कैश बुक और ये हमारा हो गया पासबुक। देखिएगा मेरे कैश बुक के अंदर 10,000 रुपीज़ हैं, पासबुक के अंदर भी 10,000 रुपीज़ हैं। देखिएगा चेक जो थे 9200 रुपीज़ के इशू करे गए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 20, देखिए 9200 रुपीज़ तो ऑलरेडी हो चुके थे, 9200 रुपीज़ हो चुके हैं, जिसमें से 2200 रुपीज़ प्रेजेंट ही हुए हैं पेमेंट के लिए, ठीक है ना। तो चेक तो जारी कर दिए थे, हमने चेक तो जारी कर दिए, लेकिन हमने हमारे अकाउंट के अंदर से लेस कर दिए 2200 रुपीज़, ठीक है ना। लेकिन पासबुक के अंदर तो कैश ही प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि मैंने अपने कस्टमर को 2200 रुपीज़ का चेक पेमेंट कर दिया। तो मैंने सोच लिया कि मेरे कैश बुक में से कि मैंने 2200 रुपीज़ को माइनस कर दिया, लेस कर दिया। लेकिन वो बंदा बैंक के अंदर गया ही नहीं। अब जब वो बंदा बैंक के अंदर गया ही नहीं तो मेरे बैंक के अंदर से भी कम नहीं हुए होंगे। तो अगर मेरे बैंक के अंदर से कम नहीं हुए हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से इसको 2200 रुपीज़ को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तब जाके वो मेरा 10,000 रुपीज़ ये इक्वल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, चेक तो मैंने इशू कर दिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मैंने चेक जारी कर दिए हैं लेकिन अमाउंट को वो नहीं डिडक्ट हुआ है, ठीक है ना। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे तो ये सारा का सारा बहुत इजी लगेगा हम लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, कि पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी कि पासबुक के अंदर 330 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला है। बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, इधर ही कर देता हूँ। कैश बुक और पासबुक, हमारे बैंक के अंदर 500 रुपये हैं, ठीक है ना। पासबुक जो है वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा है 330 रुपीज़ के, यानी कि बढ़ रहा है हमारा बैलेंस, ठीक है। 330 रुपीज़ को बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पासबुक के अंदर इतना रुपीज़ इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। अब जब मुझे पता चला है कि भैया पासबुक के अंदर ऐड हो चुका है 330 रुपीज़, तो मुझे भी कैश बुक के अंदर 330 रुपीज़ को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा बैलेंस बराबर होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कितने रुपीज़ से, 330 रुपीज़ से। आगे पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट एंड डेबिट चार्जेस। अब जब भैया ये इसने चार्जेस क्या करे हैं, इसने चार्जेस भी मेरे अकाउंट के अंदर लेस करे हैं, ठीक है ना। यानी कि डेबिट कर दिए, यानी कि बैंक के अंदर अगर वो चीज़ें कट चुकी है, ठीक है ना, बैलेंस कट चुका है। देखिएगा मैं अभी इसके अंदर समझाता हूँ, पासबुक और कैश बुक। देखिए कैश बुक के अंदर मेरे पास 100 रुपये हैं, पासबुक के अंदर भी 100 रुपये हैं। बैंक ने क्या करा है, 60 रुपये को लेस कर दिया है, बैंक ने क्या करा है, 60 रुपये को लेस कर दिया है। लेकिन मेरे कैश बुक के अंदर तो वो लेस ही नहीं दिखा रहे हैं, तो मुझे भी पासबुक की तरह लेस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा बैलेंस जो होगा वो बराबर होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस को लेस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस कितने रुपीज़ से, 60 रुपीज़ से मुझे बैंक चार्जेस को लेस करना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इजी है। अब हमारा काम यहाँ पर तक ख़त्म हो गया, सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। उसी ट्रांजैक्शन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। देखिएगा यहाँ का टोटल लगाएं आप लोग, 3000 प्लस 5,200 और 5,200 यानी कि 5,400 प्लस 3,330, तो इसका टोटल बैलेंस आता है 5,730, ठीक है भाई, लग गया बैलेंस हमारा। इसको टोटल आप चाहें तो यहाँ पर इसको टोटल लगा दें, ये आ जाता है हमारा
17,730। अब ये जो अमाउंट है इसको आप लेस कर दीजिए 1560। अब जब आप इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 7 1 और 6 1। देखिए ये हमारा टोटल बैलेंस आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका बैलेंस एज पर। देखिएगा ये हमारा कैश बुक का बैलेंस था जो कि डेबिट बैलेंस है। अब हमारा क्या आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस होता है बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि हमारा ये बैलेंस आ चुका है। ठीक है बच्चों आपको आया समझ में। सिर्फ इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करते चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये वर्किंग नोट भी चाहिए तो आप लोग इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको हर एक स्टेप की तरह समझाया है। ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से आप लोगों को वर्किंग नोट से समझाता रहूँगा। ठीक है ना जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। ठीक है ना। पेज नंबर 13.45 के अंदर है। पेज नंबर 13.45 के अंदर है 2021 की बुक का 2021 एडिशन की बुक का है आप लोगों का। और जो ये क्वेश्चन है आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है ना। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे व्हाट्सएप कभी भी किसी भी वक्त कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकूँ। अब हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो बैलेंस होगा एज पर पासबुक का बैलेंस हम लोग करेंगे। मिलते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।